दोस्तों, दुनिया का कोई भी अपराधी अपने आप को कभी भी अपराधी नहीं बताता। वो हमेशा अपने आप को बचाने की ही कोशिश करेगा। लेकिन आज की इस मूवी में आप देखेंगे कि एक खूनी खून करने के बाद पूरी दुनिया के सामने अपने आप को खूनी साबित करने के लिए संघर्ष करने लगा। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए इस मूवी को बड़े ही ध्यान से और आखिर तक देखना। तो मूवी की शुरुआत होती है। ये 2005 की सर्दियों का समय चल रहा था और हम कहानी के लीड कैरेक्टर डिटेक्टिव चोई को देखते हैं, जो इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठकर दारू पी रहा था। उसके दारू पीने की वजह ये थी कि वो एक सीरियल किलर को नहीं पकड़ पाया था। वो सीरियल किलर औरतों को अपना शिकार बनाता था। उस सीरियल किलर को ना पकड़ पाने का दुख उसे आज भी है। तभी चोई उस दिन को याद करने लगा जब वो उस सीरियल किलर का पीछा कर रहा था। चोई और वो किलर उस दिन इसी रेस्टोरेंट में आकर लड़ने लगे। चोई एक बहुत ही काबिल ऑफिसर था, लेकिन यहाँ वो किलर उस पर भारी पड़ रहा था। वहाँ उस किलर ने उस रेस्टोरेंट की मालकिन को पकड़कर उसके गले पर चाकू रख दिया और वो चोई से कहने लगा कि आज मैं इस औरत को मारकर अपनी जिंदगी का 11वां मर्डर पूरा करूंगा। ये कहकर वो किलर उस औरत का गला काटकर वहाँ से भाग गया। लेकिन गरीमत ये रही कि उस औरत को समय रहते बचा लिया गया। इसके बाद चोई उस किलर का पीछा करने लगा और चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। चोई ने एक पॉइंट पर जाकर उस किलर को पकड़ लिया, लेकिन वो किलर कुछ ज्यादा ही चालाक था। वो चोई को चकमा देकर वहाँ से फिर भाग गया, लेकिन इस बार चोई ने उसके पैर में गोली मार दी। अब इसके बाद जब चोई उस किलर को देखने गया तो उस किलर ने अचानक ही चोई पर हमला कर दिया। उस किलर ने चोई के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे चोई की हालत बहुत खराब हो गई। अब चोई की जिंदगी उस किलर के हाथ में थी, लेकिन उस किलर ने चोई के चेहरे पर चाकू से निशान बनाया और उसे जिंदा छोड़ दिया ताकि जिंदगी भर चोई को वो दिन याद रहे। इसके बाद वो किलर वहीं किसी अंधेरी गली में गायब हो गया। चोई ने उस गली में काफी गोलियां चलाईं, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ गई, जहां एक न्यूज रिपोर्टर उसी गली के बाहर आकर रिपोर्टिंग कर रहा था। वो ये बता रहा था कि 1986 से 1990 के बीच 10 महिलाओं का मर्डर करने वाले सीरियल किलर को आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई और आज उस बात को 15 साल पूरे होने वाले हैं। यहाँ तक कि स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन भी 15 साल का था। मतलब किसी भी क्रिमिनल को 15 साल के अंदर पकड़ना होता था। इस पीरियड के बाद कानून उसे कोई भी सजा नहीं दे सकता। रेस्टोरेंट में बैठकर चोई भी इस न्यूज को देख रहा था। किलर को ना पकड़ पाने की अपनी नाकामयाबी को देखकर वो रेस्टोरेंट में ही हंगामा करने लगा। तब रेस्टोरेंट की ऑनर ने उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद उसे उसके खास दोस्त ह्यूनसिक का फोन आया, जो कि एक बहुत अच्छा बॉक्सर था। वो अपनी जिंदगी में आज तक एक भी मैच नहीं हारा था, लेकिन आज वो अपनी जिंदगी से हार गया क्योंकि उस सीरियल किलर ने उसकी मम्मी को भी मारा था और इतने साल बीत जाने के बाद भी वो अपना बदला नहीं ले पाया। इसलिए वो खुद को मार कर अपनी मम्मी के पास जाना चाहता है। अब ये सुनकर चोई तुरंत उसके घर गया। चोई ने वहाँ देखा कि ह्यूनसिक पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ था। चोई ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ह्यूनसिक ने नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। अब यहाँ से कहानी 2 साल आगे आई। चोई, जो कि हर रोज की तरह ही 12 बजे सोकर उठा, उसने टीवी पर देखा कि एक ली नाम का आदमी पूरी मीडिया के सामने आकर ये कहने लगा कि 17 साल पहले जो खून हुए थे वो उसी ने किए थे। यहाँ तक कि ली ने कन्फेशन ऑफ मर्डर नाम की एक किताब भी लिखी, जिसमें उसने अपने सभी मर्डर्स के बारे में डिटेल में बताया था। वहाँ एक रिपोर्टर ने उससे सवाल पूछा कि 17 साल बाद अपने गुनाहों को कबूल करने का क्या फायदा जब तुम्हें कानूनन रूप से कोई सजा नहीं दी जा सकती। तब ली ने कहा कि उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है, इसलिए वो पश्चाताप करना चाहता है, जिसमें वो सभी के परिवार वालों से माफी भी मांगेगा। वहाँ टीवी पर ली ने चोई से भी कहा कि भाई, तुम्हारे चेहरे पर टैटू बनाने के लिए मुझे माफ कर दो। ली वही किलर है। ये प्रूव करने के लिए उसने अपने कंधे पर लगी उस गोली के निशान को दिखाया जो उस रात चोई ने चलाई थी। इसके बाद ली उन सभी विक्टिम के परिवार वालों से माफी मांगने के लिए उनके घर जाने लगा। इधर चोई अपने पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने हाजमोले का पूरा पैकेट खा लिया, लेकिन फिर भी उसे ये बात हजम नहीं हुई कि ली वही असली सीरियल किलर है, क्योंकि कोई भी किलर ऐसे टीवी पर आकर अपने गुनाहों को कबूल नहीं करता। तभी वहाँ ली चोई से माफी मांगने के लिए आ गया। मुंह से तो ली चोई से माफी मांग रहा था, लेकिन इशारों ही इशारों में वो उसे चिढ़ा भी रहा था। ये देखकर चोई ने उसके मुंह पर नूडल्स फेंक कर मारे और उसे उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद हम कैंग को देखते हैं, जो अभी अभी जेल से निकला है। तभी वहाँ ये जीसू नाम की एक औरत आई और कैंग को अपने साथ ले गई। असल में जीसू ने एक ग्रुप बनाया था जिसमें उन लोगों के परिवार के लोग थे जिसे उस सीरियल किलर ने मारा था। वो सभी किलर से बदला लेना चाहते थे और ली के टीवी पर अपना गुनाह कबूल करने के बाद
ये सभी उसे मारने की प्लानिंग करने लगे। दरअसल जीसू की एक बेटी थी जिसका नाम सुयोन था। उस किलर ने उसे भी किडनैप कर लिया था, लेकिन जीसू को इस बात का पता नहीं है कि उसकी बेटी अभी जिंदा है या फिर उस किलर ने उसे भी मार दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ली की लिखी गई वो बुक कुछ ही दिनों में अमेज़न की बेस्ट सेलर बन गई। ली जो कि एक खूनी था, उसे लोग अपना आइडल मानने लगे, यहाँ तक कि उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाने लगे। इधर जीसू ने एक प्लान बनाया। वो लोग ली को उसके घर में घुस के मारने वाले थे। अपने प्लान के अकॉर्डिंग ये अंकल ली के घर एक सफाई कर्मचारी बनकर पहुंच गए। वो अपने साथ बाल्टी में कुछ सांपों को लेकर आया था। जब ली स्विमिंग कर रहा था तब उसने उन सभी सांपों को स्विमिंग पूल में डाल दिया। उन सांपों में से एक ने ली को काट लिया, इसलिए वहां एम्बुलेंस बुलाई गई। वो एम्बुलेंस भी उन लोगों के प्लान का हिस्सा थी। वो लोग इससे पहले कि ली को ले जाते वहां असली एम्बुलेंस भी आ गई, जिससे उनका बना बनाया प्लान खराब हो गया। चोई जो कि उस इलाके का ऑफिसर था, उसे खबर दी गई कि ली को किसी ने किडनैप कर लिया, इसलिए मजबूरन ही अब उसे ली को बचाने के लिए उन किडनैपर्स के पीछे जाना पड़ा। वहां एम्बुलेंस में कुछ देर के बाद ली को होश आ गया और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कैंग के सर पर ली को मारने का भूत सवार था। वो अपनी जान की परवाह किए बिना ही ली को मारने की कोशिश करता रहा। वहां पूरे 5 मिनट लंबी चली इस भसड़ के बाद वो लोग ली को किडनैप करने में कामयाब हो गए। चोई को पता था कि ली को किडनैप करने वाले लोग कौन हैं, लेकिन उसने ये बात मीडिया वालों को नहीं बताई। ये लोग भी टीवी पर इस न्यूज़ को देख रहे थे। वहाँ इस लड़की ने सबसे पूछा कि क्या चोई ने हम सभी को पहचान लिया होगा, जिसमें कैंग ने उससे कहा कि जितनी देर तक हम उसकी गाड़ी के सामने उछलते रहे, उससे तो यही लगता है कि उसने हमें पहचान लिया होगा। इधर चोई के साथी ने जीसू के मैनेजर की लोकेशन ट्रैक करके चोई को बता दी, जिससे चोई उसका पीछा करते हुए उस लोकेशन तक पहुंच गया जहां उन लोगों ने ली को किडनैप करके रखा था। वहां चोई ने नाइट विजन ग्लासेस पहन लिए और वहां की सभी लाइट्स को बंद कर दिया, जिससे उसके सिवा वहां किसी को कुछ नहीं दिखने लगा। इतनी देर में चोई ली को लेकर वहां से निकल गया। वहां इस लड़की ने चोई पर तीर चलाकर उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन चोई जैसे तैसे बचकर वहां से निकल गया। चोई ने ली को एक सेफ जगह ले जाकर छोड़ दिया और सबसे कहा कि वो खुद ही वापस आ गया। अगले दिन जीसू पुलिस स्टेशन आई। उसकी आंखें चोई से चीख चीख कर कह रही थी कि उसने ली को बचाकर अच्छा नहीं किया। असल में जीसू का चोई से बहुत ही खास कनेक्शन है, जो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद एक मीडिया चैनल ने एक लाइव शो रखा, जिसमें वो ली और चोई को आमने सामने बिठाकर उनकी डिबेट करवाने वाले थे, जिससे उनके चैनल को अच्छी खासी टीआरपी मिलेगी, क्योंकि हमें पता है न्यूज़ चैनल पर डिबेट के नाम पर वो लोग दंगल करवाते हैं। उस लाइव शो में आम जनता के विचार जानने के लिए उनसे फोन कॉल पर बात करने की भी फैसिलिटी थी। तभी वहाँ एक आदमी ने कॉल किया, जिसने अपना नाम जे बताया। वो बहुत ही अजीब बातें कर रहा था। उसकी बातें सुनकर सभी हैरान रह गए। उसने बताया कि ली असली किलर नहीं है, बल्कि वो असली किलर है। ये सुनकर वहाँ हड़कंप मच गया। इसके बाद चोई ने उस फोन कॉल को ट्रेस करवाया और जो एड्रेस चोई को पता चला वो उसी के घर का था। चोई बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसकी मम्मी घर पर अकेली थी। इधर ये लोग भी शो देख रहे थे। तब इस अंकल ने वहाँ सभी को बताया कि उसकी बेटी ली को मारने के लिए गई है। अब ये अंकल ये सोचकर परेशान होने लगे कि कहीं उसकी बेटी के हाथों से एक निर्दोष की जान ना चली जाए। इधर हम देखते हैं कि उस लड़की ने ली को मारने की पूरी तैयारी कर ली। ली उसके तीर के निशाने पर था। मौका मिलते ही उस लड़की ने एक तीर ली पर चला दिया, जो ली के सीधा कंधे पर लगा। अब ली तो नहीं मरा, लेकिन वो लड़की वहां से बचकर नहीं भाग पाई। पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। इधर जब चोई अपने घर पहुंचा तो उसे वहां एक नोट मिला, जिस पर लिखा था कि अगर चोई उस किलर से दोबारा पंगा लेगा तो वो उसकी मम्मी को मार देगा। तभी चोई की मम्मी एक दूसरे कमरे से सही सलामत बाहर निकली। उन्हें इस बात की जरा सी भी खबर नहीं थी कि वो सीरियल किलर उनके घर आया था। तभी वहां चोई को अपनी सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी दिखा, जो उसे बुला रहा था। चोई जब उस बिल्डिंग में गया तो उसे वहां एक टेप और चाकू मिली। जब चोई ने उस टेप को प्ले किया तो उसने देखा कि सुयोन उस सीरियल किलर से अपनी जान की भीख मांग रही थी, जिसे देखकर चोई रोने लगा। बाद में उस टेप को बारीकी से सुनने पर चोई को एक राज की बात पता चली, जो हमें बाद में पता चलेगी। अब इसके बाद चोई ने मीडिया वालों के सामने वो चाकू दिखाकर कहा कि इस पर लगा खून मेरा ही है, जिससे कि जे को असली खूनी माना जा सकता है। लेकिन इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि ली ने जिस बारीकी से वो किताब लिखी है, जिससे कि वो असली सीरियल किलर होने का दावेदार है, इसलिए अभी ये तय नहीं किया जा सकता कि असली किलर जे है या फिर ली।
इधर मीडिया वालों की अलग ही प्लानिंग चल रही थी। उन्होंने कहा कि इस बार चोई और ली के साथ साथ जे को भी इस डिबेट में शामिल किया जाए। इधर ली मीडिया वालों को ये बता रहा था कि उसके लॉकर से वो चाकू और टेप शायद जे ने चुरा लिया है, जिसकी मदद से वो अपने आप को असली खूनी बता रहा है। मीडिया को दिए गए ली के इस बयान को टीवी पर जे भी सुन रहा था। तब जे ने चोई को फोन करके कहा कि मैं ही असली किलर हूँ और ये बात साबित करने में तुम मेरी मदद करो। इधर ली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा था कि जिसने उस पर हमला किया है वो उस लड़की पर केस नहीं करेगा। ये सुनकर इन अंकल के जान में जान आई, क्योंकि अब उसकी बेटी को जेल नहीं होगी। ली के इस बयान को सुनकर वो सभी सोचने लगे कि कहीं ली सचमुच तो नहीं सुधर गया। तभी टीवी पर अचानक जे लाइव आ गया। वो सभी से कहने लगा कि वो लाइव शो में आकर चोई और ली के साथ डिबेट करेगा और खुद को असली खूनी भी साबित करेगा। इधर ये सभी एक बार फिर उस खूनी को मारने की प्लानिंग करने लगे, लेकिन इन्हें अभी ये नहीं पता कि जे और ली में से असली खूनी कौन है। तब जीसू ने कहा कि वो लाइव शो में ऑडियंस बनकर जाएगी और वो अपने साथ एक पेन में जहरीले सांप का जहर भरकर ले जाएगी और जैसे ही असली खूनी का खुलासा होगा वो उसे मार देगी। अब वो दिन आ गया जिस दिन लाइव शो होने वाला था। उस लाइव शो पर सभी की नज़र थी, क्योंकि सभी एक ही बात जानना चाहते थे कि उन दोनों में से असली खूनी आखिर है कौन। अब इसके बाद वो लाइव शो शुरू हुआ, जहां जे अपने पूरे चेहरे पर फेयर एंड लवली लगा कर आया था। वहां पहली बार जे ने सभी को अपना चेहरा दिखाया। अब वहां आने से पहले ही जे ने मीडिया वालों को एक लोकेशन बताई थी। जे के इशारा करते ही सभी को उस लोकेशन की जानकारी दी गई। उस लोकेशन पर खुदाई करने पर उन्हें वहां सुयोन की बॉडी की हड्डियां मिली। अब क्योंकि उस लोकेशन के बारे में सिर्फ असली खूनी को ही पता होना चाहिए था, क्योंकि ली ने भी अपनी किताब में उस लोकेशन का जिक्र नहीं किया था। चोई सुयोन की हड्डियों को देखकर अपने इमोशंस रोक नहीं पाया और उसके आंखों में आंसू आ गए। असल में सुयोन चोई की गर्लफ्रेंड थी। वहाँ चोई को सुयोन के साथ बिताए अपने पुराने दिन याद आने लगे, जहाँ सुयोन और चोई जल्द ही शादी करने वाले थे। लेकिन सुयोन की मम्मी जीसू उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी। अब इसके बाद ली ने वहाँ बहुत बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि वो असली किलर नहीं है और ना ही उसने वो किताब लिखी है। असल में वो किताब चोई ने लिखी थी। यहाँ चोई सबको बताता है कि ली का असली नाम ह्यूनसिक है। उस दिन छत से कूदने के बाद ह्यूनसिक मरा नहीं था। उस दिन चोई ने ह्यूनसिक की प्लास्टिक सर्जरी कराकर उसे एक नई पहचान दी और दुनिया के सामने उसे खूनी बनाकर पेश किया, ताकि असली खूनी को चनूने काटने लगे और वो खुद ही सामने आ जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन जे ये सोचकर खुश था कि स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन का 15 साल का पीरियड अब खत्म हो चुका है, इसलिए कानून उसे कोई सजा नहीं दे सकता। तब चोई ने वहां उस टेप को प्ले किया, जिसके बैकग्राउंड में एक न्यूज़ चल रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि 14वें राष्ट्रपति के चुनाव की वोटों की गिनती होने वाली है। उस दिन तारीख थी 19 दिसंबर 1992। मतलब उस किलर ने सुयोन को मारने से पहले उसे 2 साल तक किडनैप करके रखा, जिससे ये बात साबित होती है कि स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन के 15 साल खत्म होने में अभी 14 मिनट बाकी हैं। इसलिए अब चोई वहां जे को गोली मारने वाला था, लेकिन वक्त रहते वहां दूसरे पुलिस वालों ने चोई को धक्का मारकर ऐसा करने से रोक लिया। लेकिन वो गोली जाकर सीधा इलेक्ट्रिक बोर्ड पर लगी, जिससे वहां अंधेरा हो गया। मौका मिलते ही जे ने जीसू को पकड़ लिया और उसे अपनी ढाल बनाकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। अब इसके बाद चोई ट्रक से उसका पीछा करने लगा। यहाँ जे ने चोई को ही ट्रक से नीचे गिरा दिया, लेकिन चोई ने ट्रक के टायर में गोली मारकर ट्रक को ही पलटा दिया। वहाँ कुछ देर की फाइट के बाद चोई ने जे को पकड़ लिया। वो जे को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ बाकी पुलिस वालों ने आकर चोई को ऐसा करने से फिर रोक लिया। इसके बाद वहाँ जीसू ने जहरीले पेन से जे को मारने की कोशिश की, लेकिन चोई ने जीसू को रोक लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जीसू को खून करने के जुर्म में जेल हो जाए। इसलिए उसने खुद ही वो पेन लेकर जे के सीने में घोंप दिया। अब इसके बाद चोई को 5 साल की सजा हो गई। 5 साल की सजा पूरी करने के बाद जब चोई जेल से बाहर आया तो जीसू ने पहली बार उसका दिल से स्वागत किया। साथ ही जीसू ने चोई को एक घड़ी दी, जो कि सुयोन की आखिरी निशानी थी। अब इसके बाद कोर्ट ने स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन के पीरियड को 15 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दिया, जिसके साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो गई। दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।